हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मित्रा स्टॉक अड्डा में। आज का टॉपिक है आईपीओ। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे आईपीओ क्या होता है, आईपीओ की प्रोसेस क्या है, आईपीओ से हमें क्या फ़ायदा होता है और कंपनी आईपीओ क्यों लाती है। तो सबसे पहले आईपीओ का मीनिंग है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कभी भी हम आईपीओ के बारे में सुनते हैं तो ये 5 क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं सबसे पहले। तो पांचों क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब कभी भी आपने कभी किसी से आईपीओ के बारे में सुना होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आता होगा कि आईपीओ क्या है, व्हाट इज़ आईपीओ। फिर दूसरा क्वेश्चन है आईपीओ लाने के कारण क्या है। तीसरा है आईपीओ से लाभ। चौथा है आईपीओ में इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है। और पांचवा है आईपीओ में निवेश कैसे करें। वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आईपीओ क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो जब जब कोई कंपनी इक्विटी में पब्लिक से फंड जुटाना चाहती है तो उस समय वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होकर अपने जनरल शेयर्स को पब्लिक के सामने पहली बार इशू करती है। इसी प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब आईपीओ कहा जाता है। मतलब आईपीओ जब कंपनी ला रही है तो उसका पहला उद्देश्य है कि वो शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, ठीक है। और उसका दूसरा उद्देश्य है कि वो पब्लिक से फंड जुटाना चाहती है, ठीक है। मतलब वो शेयर मार्केट में लिस्ट होकर पब्लिक से फंड जुटाना चाहती है और बदले में जो भी उसे फंड दे रहा है उसे वो उस कंपनी के शेयर्स दे रही है। बट अब ये जब शेयर्स पब्लिक को जो शेयर्स मिल रहे हैं ये फर्स्ट टाइम, जैसा कि आपको डेफिनेशन में दिख ही रहा होगा कि पब्लिक के सामने पहली बार इशू करती है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। और जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होकर आप जब वहाँ से शेयर्स लेते हो तो वो सेकेंडरी मार्केट होता है, ठीक है। दूसरा है आईपीओ से लाभ। तो आईपीओ से अगर कंपनी के दृष्टिकोण से सोचा जाए तो आईपीओ को कंपनी को लाभ यह है कि आईपीओ से कंपनी को फंड मिल जा रहा है। आईपीओ से कंपनी को जो पब्लिक से फंड ले रहा है वो फंड मिल रहा है। वो फंड वो दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो वो कंपनी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कंपनी को डेवलप करने के लिए वो फंड का वो उपयोग करेंगे, ठीक है। और दूसरा, या तो उस कंपनी के कोई प्रमोटर होंगे तो ये पैसा उस प्रमोटर को देके वो प्रमोटर उस कंपनी से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। और प्रमोटर की हिस्सेदारी कम होके उस जगह पे पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। तो कभी भी कोई भी आईपीओ आता है तो वो आईपीओ के अंदर दो टाइप की उसके अंदर ये होती है। दो टाइप में उसके अंदर फंड लिया जाता है। एक होता है फ्रेश इशू और एक होता है ओएफएस। फ्रेश इशू मतलब जिसके अंदर जो पैसा सीधा सीधा कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ होगा और कंपनी के आगे के प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होगा। और ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल, जिसके अंदर वो पैसा प्रमोटर को जाता है, जिससे प्रमोटर की हिस्सेदारी कम होकर उस जगह पे पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है आईपीओ में इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ कैटेगरी है, वो कैटेगरी मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। करीबन कुछ 5 कैटेगरी है। जैसे कि आपको दिख रहा है आईपीओ अप्लाई कैटेगरी। तो ये 5 कैटेगरी होती है, ये 5 कैटेगरी के थ्रू आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और जब कंपनी आईपीओ लाती है तो ये 5 कैटेगरी की कुछ परसेंटेज ठहरा देती है, सबके कुछ रिजर्व कैटेगरी होती है। तो वो सबका उस हिसाब से उस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो, आप उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे तो। सबसे पहली कैटेगरी है क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल। तो ये क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल वो होते हैं जिनके अंदर जिनके अंदर पब्लिक फाइनेंस पब्लिक फाइनेंस आता है और पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल आता है, कमर्शियल बैंक आते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियां आते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आते हैं। तो ये सब क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल में आते हैं। तो बट क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल में अप्लाई करने के लिए आपको सेबी के पास में, ये जो मैंने आपको अभी नाम लिए है ये इनका सेबी के पास में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और क्वालिफाई में इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने के लिए कम से कम आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होता है। मिनिमम 2 लाख, 2 लाख के ऊपर या मिनिमम 2 लाख। 2 लाख के नीचे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो आईपीओ के अंदर। सेकंड है नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में आते हैं एनआरआई, एचयूएफ कंपनी, कॉरपोरेट बडी, सोसाइटी एंड ट्रस्ट। तो ये सब होते हैं, इनको भी मिनिमम 2 लाख या 2 लाख से ऊपर ही अप्लाई करने का सिनारियो होता है और उतना कंपलसरी उतना
चीज़ होता है कि आपको मिनिमम 2 लाख अप्लाई करना ही होगा। बट क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल में डिफरेंस ये है कि क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल को सेबी के पास में रजिस्टर होना ज़रूरी है, बट नॉन नॉन इंस्टीट्यूशनल को सेबी के पास में रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 3 नंबर पे आता है वो रिटेल कैटेगरी। आप मैं जैसे जो लोग हैं वो रिटेल कैटेगरी में आते हैं, और रिटेल कैटेगरी का रूल ये होता है कि रिटेल कैटेगरी को मिनिमम वो एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जो भी 15,000 के आसपास का लॉट होता है, और मैक्सिमम वो 2 लाख के नीचे, मतलब 1,99,000 के नीचे वो अप्लाई कर सकता है। मतलब 15,000 से लेके 1,99,000 के बीच में रिटेल इंडिविजुअल कैटेगरी में जो आता है वो अप्लाई कर सकता है। जो एम्प्लॉय कैटेगरी होती है, एम्प्लॉय कैटेगरी में जो कंपनी का आईपीओ आ रहा है उनके एम्प्लॉय के लिए कुछ परसेंट रिजर्व किया जाता है, जिसमें वो एम्प्लॉय आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय के लिए भी जो रिटेल की कैटेगरी होती है अमाउंट की 15,000 से 1,99,000 के बीच में, उतना वो भी उतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक जो 5वें नंबर का जो दिख रहा है ऑप्शन आपको अदर्स, ये बहुत से कंपनियां ये अदर्स ऑप्शन को नहीं लेते हैं, बट कुछ कुछ कंपनियां अदर्स ऑप्शन को भी रखती है। तो अदर्स ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है, कंपनी क्या करती है कि जो कोई भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है उस कंपनी के पेरेंट कंपनी के आपके पास में अगर शेयर्स होंगे तो उसकी एक कैटेगरी अलग से बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल जब एसबीआई क्रेडिट कार्ड का आईपीओ आया था तो उसके अंदर अदर्स नाम की एक कैटेगरी थी। तो उसमें अदर्स कैटेगरी में वो लोगों ने अप्लाई कर सकते थे कि जिसके अंदर एसबीआई क्रेडिट कार्ड की जो पेरेंट्स कंपनी है उनके शेयर्स होंगे। एसबीआई क्रेडिट कार्ड की पेरेंट्स कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों के पास भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स थे उन लोग अदर्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते थे। अगला है आईपीओ में निवेश कैसा करें। ठीक है, आईपीओ में निवेश करने के लिए सबसे पहले सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आप प्राइमरी मार्केट में शेयर्स ले रहे हो। ठीक है, जब कोई कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो आप सेकेंडरी मार्केट में से शेयर्स लेते हो। तो सेकेंडरी मार्केट में जब आप शेयर लेते हो तो आपके डीमैट अकाउंट में पैसा होना ज़रूरी है। उसके बेस पे आप जब कंपनी कोई लिस्ट हो जाती है तो आप डीमैट अकाउंट में पैसा रख के शेयर्स ले सकते हो। बट जब प्राइमरी मार्केट से आप कोई शेयर ले रहे हो, आईपीओ मतलब प्राइमरी मार्केट में आता है, तो उसके अंदर आपको डीमैट अकाउंट में पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके डीमैट अकाउंट के साथ में जो बैंक लिंक होता है उस बैंक में आपको आईपीओ की जितनी अमाउंट है उतनी अमाउंट को रखना होता है, उतनी अमाउंट आपको रखना होता है। आईपीओ में जितनी अमाउंट, 1 सेकेंड, हाँ, तो बैंक में जितना आईपीओ का अमाउंट होता है उतना अमाउंट आपको रखना होता है। तो सबसे पहली प्रोसेस ये होती है कि आपको आपके जो भी ऐप है, जैसा हमारा एंजल ब्रोकिंग ऐप है, उसमें जाना है। आईपीओ में जाके आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही आप आईपीओ अप्लाई करेंगे वहाँ पे लॉट साइज़ पूछी जाएंगी, आपको आपकी लॉट साइज़ डालना है। जैसा कि आपको मैंने बताया है 15,000 से लेकर आप 1,99,000 के बीच में जितने लॉट होते हैं उतने लॉट आप ले सकते हो। अप्लाई करने के बाद में आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन पूछे जाते हैं, एक होता है नेट बैंकिंग और दूसरा होता है यूपीआई। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पैसा दे सकते हो और यूपीआई के थ्रू भी पैसा दे सकते हो। तो मोस्टली लोग यूपीआई का ऑप्शन लेते हैं, फास्ट में होता है। तो यूपीआई में जैसे ही आप यूपीआई का ऑप्शन लेते हो तो आपको वहाँ पे यूपीआई आईडी डालनी है। यूपीआई में पेमेंट करते वक्त आप फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया और भीम ऐप हो गया, कोई भी यूपीआई आईडी का नंबर डाल के सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, आपने जिसका यूपीआई आईडी डाला है उस यूपीआई ऐप पे एक रिक्वेस्ट आएंगी जिसमें आपको उतनी अमाउंट का पे करना पूछा जाएगा। आप अगर वहाँ से पे कर देते हो तो आपका जो भी आईपीओ है आपको एक मैसेज आ जाएगा कंपनी की ओर से या स्टॉक एक्सचेंज की ओर से कि आपने आईपीओ जो अप्लाई किया था वो अप्लाई सक्सेसफुली अभी हो गया है। और आपके अब इसके इसका जो केस में, अब इस केस में आप जो पैसे आपने बैंक में रखा है, यहाँ पे आपने जब अब ये कर देते हैं वहाँ से आप पेमेंट को कर देते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि आईपीओ में जब आप पैसे, फॉर एग्जांपल आपने 15,000 रुपये का एक आईपीओ अप्लाई किया है, तो इस केस में क्या होता है, आपके जो 15,000 है वो उस बैंक में ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब डेबिट नहीं होते हैं, वो सिर्फ ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब वो पैसा आप भी यूज़ नहीं कर सकते हैं और ना ही आईपीओ वाली कंपनी यूज़ कर सकती है। अब ये जो आपके पैसे ब्लॉक है, ये जब जिस दिन कंपनी का आईपीओ का शेयर अलर्ट का दिन होगा, जिस दिन कंपनी ने शेयर अलर्ट कर रही है, उस दिन आपको पता चलता है कि आपका नंबर लगा है नहीं लगा है।
उस दिन आपका नंबर लग जाता है तो आपके अकाउंट से ये 15,000 डेबिट हो जाएंगे। नहीं तो आपका नंबर नहीं लगता है तो आपके ये 15,000 जो ब्लॉक हो गए थे वो फ्री हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे, आप वो पैसा यूज़ कर सकते हैं। तो अब आईपीओ के बारे में तो हमने सब जान लिया है। बट आईपीओ जब कोई ऐड आती है आईपीओ की तो उसमें एक टेबल आता है, वो टेबल के अंदर डिटेल्स में दिया जाता है, उसकी डेट दी जाती है। तो जो आईपीओ का डिटेल्स में जो टेबल होता है वो हमें एक्सप्लेनेशंस का जो है वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइप का भी फॉर एग्जांपल के लिए मैंने रेलटेल का आईपीओ का टेबल लिया है, जिसके अंदर जिस टाइप में ऐड आती है उस टाइप में आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सबसे पहली बात ध्यान में रखो, आईपीओ जो खुलता है वो आईपीओ 3 दिन के लिए खुलता है। जैसा कि आपको दिख रहा है आईपीओ ओपनिंग डेट 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी। तो कोई भी आईपीओ होता है उसका ओपन से लेके क्लोज तक 3 दिन का टाइम होता है। 3 दिन के अंदर आपको आईपीओ अप्लाई करना होता है। ठीक है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है। ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर की है। आईपीओ का प्राइस, सबसे इंपॉर्टेंट आईपीओ का प्राइस, रेलटेल में कंपनी ने आईपीओ का प्राइस 93 से लेके 94 के बीच में रखा है। तो इसके अंदर जब भी आप अप्लाई करते हो तो हो सके तो जो मैक्सिमम प्राइस है वो मैक्सिमम प्राइस पे अप्लाई करिए, जैसा कि 94 दिख रहा है। ठीक है। और एक मार्केट लॉट दिख रहा है 155 शेयर। ठीक है। आईपीओ में क्या होता है, दो चीज़ पे आपको ध्यान देना है, शेयर्स और मार्केट लॉट। ठीक है। दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 15,000 के आसपास ही वो अमाउंट आएगा। जैसा कि इस केस में 155 का लॉट है इंटू 94, 14,570, मतलब ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको 14,570 लगेंगे। और अगर आईपीओ में आपका नंबर लग जाता है तो आपको 94 रुपये के प्राइस से 155 शेयर्स का पूरा लॉट मिल जाएगा। ठीक है। मतलब 155 शेयर के नीचे आप ले नहीं सकते हो, मिनिमम आपको 155 शेयर लेंगे, लेना ही पड़ेगा। ठीक है। 94 के हिसाब से आपको ये मिल जाएंगे। और बाद में फिर जब ये लिस्ट होता है तो लिस्ट होते होगा जितना भी 94 के ऊपर होगा वो सब आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है। उसके नीचे साइड में लिस्टिंग एट लिखा है बीएससी और एनएससी, मतलब ये जो कंपनी है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों जगह पे लिस्ट होने वाली है। अब आपने इशू साइज नीचे देखा है 819 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। बट नीचे साइड में आप देख रहे होंगे तो ऑफर फॉर सेल बता रहा है, मतलब पूरा के पूरा 819 ऑफर फॉर सेल है। मैंने अभी जो आपको बताया था जब आईपीओ आता है तो कंपनी के दो रीज़न होते हैं आईपीओ के अंदर, मतलब वो पैसा, एक तो जो आईपीओ होता है वो फ्रेश इशू होता है या फिर ऑफर फॉर सेल होता है। फ्रेश इशू का मतलब ये होता है कि आईपीओ का पूरा पैसा कंपनी के लिए यूज़ होने वाला है, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ होने वाला है, कंपनी खुद को पैसा खुद के ऊपर यूज़ करने वाली है। और ऑफर फॉर सेल का मतलब ये होता है कि ये पूरा पैसा कंपनी के अंदर जो पहले से प्रमोटर है उनको पैसा चला जाएगा, वो उनकी हिस्सेदारी बेच देंगे, उनकी हिस्सेदारी की जगह पे जो पब्लिक ने पैसा लगाया उनकी हिस्सेदारी आ जाएंगी। ठीक है। तो अगला है रेलटेल आईपीओ टेंटेटिव टाइम टेबल। तो ऐसे हर आईपीओ का टेंटेटिव टाइम टेबल आता है, जैसा कि इसमें दिखता है। टेंटेटिव टाइम टेबल में क्या होता है, आईपीओ का ओपन डेट होता है, आईपीओ कब क्लोज होने वाला है वो बताया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट। ठीक है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट के दिन क्या होगा, जिन लोगों ने भी आईपीओ अप्लाई किया है उनका लॉटरी सिस्टम निकाला जाएगा। जितने लोगों ने अप्लाई किया है उनका लॉटरी सिस्टम निकाला जाएगा, और जिन लोगों का नंबर लॉटरी सिस्टम में आता है उनको 23 तारीख को बेसिस अलॉटमेंट डेट बता रहा है, उस दिन 23 तारीख को उनको शेयर अलॉट हो जाएंगे, और उनके 15,000 के बदले, जैसा कि रियलटेल में दिख रहा है 155 शेयर उनको मिल जाएंगे, बदले में उनके जो भी 14,570 रुपये जो भी है वो उनके बैंक से डेबिट हो जाएंगे। और 24 तारीख जैसा बता रहा है इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, मतलब 24 तारीख को जिन लोगों के नंबर नहीं लगे हैं उनको 24 तारीख को उनके बैंक में जो 15,000 के आसपास की अमाउंट जो ब्लॉक थी वो रिलीज़ हो जाएंगी। ठीक है। बाद में 24 फरवरी को बता रहा है क्रेडिट ऑफ शेयर ऑफ डीमैट अकाउंट, मतलब 24 तारीख को जिन लोगों का नंबर इसमें लग गया है उनके डीमैट अकाउंट में उनके शेयर्स आ जाएंगे। और 26 तारीख को आईपीओ की लिस्टिंग डेट है, मतलब 26 तारीख को इसका एक कोई प्राइस होगा जो ओपन होगा, वो प्राइस 94 के ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। अगर कंपनी अच्छी है उसको डिमांड ज़्यादा आती है तो बेशक वो 94 के ऊपर लिस्ट होगा। और अभी आपने देखा होगा 2-3 महीने में बहुत से कंपनी जितने भी आईपीओ आ रहे हैं लिस्ट हो रहे हैं वो सब अच्छे लिस्ट पे ऊपर में लिस्ट हो रहे हैं। और अगर कंपनी को डिमांड कम आती है, कम लोग अप्लाई करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट कुछ इतनी खास नहीं होती है, तो उसका आईपीओ का जो प्राइस है वो जो हमको जो प्राइस दिया गया है वो प्राइस के नीचे भी लिस्ट हो सकती है। और
नेक्स्ट इसमें दिख रहा है कि रेलटेल आईपीओ मार्केट लॉट साइज 155। तो इसमें बताया गया है कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं वो मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी प्राइस होती है 1,89,410। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो भी होता है वो 2 लाख के नीचे साइड में नीचे के अंदर ही अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप रिटेल के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आप मिनिमम 1 लॉट 14,570 का के लिए अप्लाई कर सकते हो, और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए जो 155 के हिसाब से 2015 शेयर होंगे, जिसका वैल्यूशन 1,89,410 होगा, जो कि 2 लाख के नीचे हो गया। तो और रेलटेल आईपीओ के जो प्रमोटर है, प्री इशू शेयर होल्डिंग 100%। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा के पूरा पैसा है वो प्रमोटर के जेब में जाने वाला है, जिस कारण उनकी होल्डिंग इससे कंपनी से निकल के उस जगह पे पब्लिक की होल्डिंग आ जाएंगी, जैसा कि ये आईपीओ ऑफर फॉर सेल के लिए है। आई होप आपको वीडियोस समझा होगा, जिसके अंदर मैंने आईपीओ को डिटेल में बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।